हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर्स की। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। इनफैक्ट जो मेरा स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने इस कंपनी के बारे में पूछा। प्राइमरीली द रीज़न बिहाइंड कि 6x एक कैपेसिटी इंक्रीज इनका होने जा रहा है, ठीक है। तो दैट वाज प्राइमरीली द रीज़न बिहाइंड दिस, एंड राइटली सो। जहाँ पे डिमांड है, जहाँ ग्रोथ है, वहीं पे तो इंटरेस्ट जाना चाहिए, राइट। सो इट वाज आल्सो रिलेटेड टू द एसी इंडस्ट्री, एंड मैं तो उसको ट्रैक करता ही हूँ बहुत क्लोजली। सो आई थॉट व्हाई नॉट आल्सो एनालाइज दिस कंपनी केआरएन हीट एक्सचेंजर्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट ऐसे करेंगे जैसे हर वीडियो को करते हैं। जो उनका लेटेस्ट रिजल्ट्स आया, Q3 के फिगर्स हैं इस कंपनी के, तो उनको एनालाइज करेंगे कैसा रिजल्ट रहा है। एंड उसके बाद हम बिजनेस मॉडल पे जाएंगे। Q1 की भी कॉन कॉल, Q2 की जो कॉन कॉल थी, क्योंकि अभी नहीं न्यू लिस्टेड है कंपनी, तो आई प्रेफर कि अगर कोई भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, मैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं ले पाऊँ। तो Q1 में जो कंपनी है, मैं Q2 में जो कंपनी ने कॉन कॉल निकाली थी, मैंने वो भी पढ़ी है, उसके भी हाइलाइट्स हैं। एंड देन हम जो रीसेंट कॉन कॉल है उसके हाइलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल्दो कुछ ज़्यादा मटेरियल चेंज नहीं हुआ है बिटवीन द टू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप कंपनी का अभी अबाउट 6,000 करोड़ के आसपास है। सेल्स इन Q3 ऑन ईयर बेसिस 70% से बढ़ी। जो ग्रॉस इनकम है वो 44% से बढ़ा। तो देयर वाज अ ड्रॉप इन ग्रॉस मार्जिन्स फ्रॉम 28.2% ऑल द वे डाउन टू 24%, ठीक है। तो ये मतलब साइजेबल ड्रॉप है यहाँ पे, राइट। इसके बाद जो EBITDA इनकम है वो आपकी 35% से ही बढ़ी है। तो सेल 70% से, ग्रॉस 44% से, EBITDA आपका और कम से बढ़ा है, 35% से बढ़ा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, विच मेक सेंस। क्योंकि जब आपको 6x एक्सपेंशन करनी है, जिस दिन आप रिबन कटिंग सेरेमनी करोगे, फैसिलिटी को यूज करने लग जाओगे, उस दिन तो आप हायर करने नहीं जाओगे, राइट। एंड इन कंपनीज में, जो बड़ी कंपनीज होती है, दे हैव टू ट्रेन पीपल बिफोर एक्चुअली अलाउइंग देम टू वर्क, राइट, इन द फैक्ट्रीज। तो ये ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, हायरिंग चलेगी, एंड दैट इज ऑल राइट, राइट। ये तो एक्सपेक्टेड ही है ग्रोथ कंपनी से, जो इतनी ग्रोथ एंटिसिपेट करें कि ऐसा होगा ही, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण मेजरली EBITDA का था। ग्रॉस इनकम क्यों कम स्पीड से बढ़ी, देखो उसका रीजन ये था कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, मेजरली कॉपर का यूज करते हैं ये। तो अब जो कॉपर है, जहां से वो सोर्स कर रहे थे चाइना से, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी गवर्नमेंट उनको 13% टाइप का इंसेंटिव दे रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने इंसेंटिव वो रिमूव कर दिया, हेंस उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब इस बिजनेस में क्या होता है कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसी कंपनी के साथ, वो हर 2-3 मंथ्स में ही रिवाइज करते हैं। लाइक बेसिकली 4 बार एक साल में ये रिवाइज करेंगे, राइट। 4 टाइम्स दिल रिवाइज द प्राइस कोटेशंस विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट ऑफ देयर्स, ठीक है। तो essentially there is a lag in passing on the increased or the decreased cost to the customer by like let's say 2ish months, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स कम देखने को मिले, अदरवाइज यहाँ पे कोई इशू नहीं है सच, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन मैं अदर इनकम का पार्ट इसमें ऐड नहीं करूंगा। देखो, जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनी होती है, जब उनको आईपीओ के प्रोसीड्स जब मिलते हैं, उसी वक्त वो सारे यूज नहीं हो जाते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, बैंक में एफडी में डाल देंगे, तो एफडी का थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अब जब वो इंटरेस्ट आएगा, आप उसको कोर ऑपरेशंस के रेवेन्यू से तो नहीं दिखा सकते। यू हैव टू एड दैट बैकअप इन एसेंशियली अदर इनकम पार्ट। तो इनकी अदर इनकम जो है इंक्रीज हुई। तो जब भी प्री आईपीओ या रिसेंटली लिस्टेड या वैसे भी कोई भी कंपनी है, तो इसमें अदर इनकम का पार्ट हटा के देखना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। दैट इज नॉट समथिंग दैट इज प्रोबेबली नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। तो EBITDA 35% से बढ़ा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप अदर इनकम हटाओ, वो सिर्फ 46% से बढ़ा है। इसका वो 46% से बढ़ा है, तो EBITDA 35% से, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस दी अदर इनकम 46% से। इसका बड़ा रीजन है कि इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, वहां पे 60% का ड्रॉप आया ऑन ईयर बेसिस। तो इन्होंने अपने लोन्स प्रॉबेबली पे ऑफ किए हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर आप अदर इनकम ऐड कर दो, तो वो 72% से बढ़ा है। अगेन वो आईपीओ वाली चीज के कारण, दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एंड एसेंशियली आपका पैट भी 75% से बढ़ा है। तो आपको कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिली है यहाँ पे। इट्स मोर अबाउट दी अदर इनकम साइड, ठीक है। तो लाइक या दैट्स ऑल। तो कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, डिसेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। ग्रोथ कंपनी में आप एक्सपेक्ट करोगे एम्प्लॉय कॉस्ट वो हायर करे, वो बढ़ेगी, तो दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, दैट्स फाइन, ठीक है।
करंट पी ऑफ द स्टॉक जो है वो 120 है, ठीक है। नाउ द बिजनेस मॉडल, ठीक है, ये सर्व करते हैं HVAC एंड आर इंडस्ट्री को। मतलब क्या है इसका? H स्टैंड्स फॉर हीटिंग, V इज फॉर वेंटिलेशन, AC इज फॉर एयर कंडीशनिंग एंड R इज फॉर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री को ये सर्व करते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं उसके लिए एक सिंपल से ऐसे समझो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने हाथ में बर्फ पकड़ोगे, आइस पकड़ोगे, तो आपका हाथ धीरे धीरे नम होना शुरू हो जाता है, जो आइस है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम एक एक साइड फ्लो में कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो आपने आइस ली अपने हाथ में एंड बर्फ पिघलने लग गई, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड सिनेरियो इज, और आपको यहाँ पे ठंडा फील होगा ऑब्वियसली, राइट। सेकेंड सिनेरियो इज, आपने एक गर्म चाय का कप पकड़ लिया, राइट। तो या फिर आपके जो स्टीम होती है, जब पानी बॉईल करो, स्टीम करो, उसके ऊपर आपने लिड रख दिया, गर्म खाने के ऊपर लिड रख दी, तो आप देखते हो उसमें ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ बन जाते हैं, ठीक है। तो या वो गर्म स्टीम को अगर आपने हाथ लगाया तो आपके हाथ पे आपको गर्म लगेगा, गर्म महसूस होगा, राइट। एसेंशियली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, केस वन में जो हीट थी वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम योर हैंड टू दी आइस। बेसिकली हायर टेम्परेचर पे आपकी बॉडी थी, आइस लोअर टेम्परेचर पे थी। सेकेंड केस में जो स्टीम थी वो हायर टेम्परेचर पे थी, आपकी बॉडी लो टेम्परेचर पे, तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो होगी। दिस इज अ लॉ कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आपकी क्या कहते हैं जाएगी, ठीक है। एसेंशियली दैट इज द सीन। तो यहाँ पे मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब हमने ये मतलब आगे बताऊंगा, बट हम ये समझ लो कि हीट हमेशा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर शिफ्ट होगी, ठीक है। अब एसी के बारे में बात करते हैं, वो काम कैसे करता है। तो एसी के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस फ्लो फैंस। वो क्या करते हैं, वो आपके रूम की जो हवा है उसको एक तरफ से खींचते हैं एंड देन दूसरी तरफ से उसको आउट करते हैं। अब जब उन्होंने रूम की एयर जो है वो इनलेट से खींची, एंड जो उनका आउटलेट होता है वो जो रूम की एयर है उसको फेंकेगा टुवर्ड्स सम ट्यूब्स, ठीक है। ये जो ट्यूब्स होती है ना, इनके अंदर एक वो होता है, कूलेंट होता है, जो लेट्स से 0 to 5 डिग्री के टेम्परेचर पर है, ठीक है। आपकी जो हवा जो है वो 30-40 डिग्रीज की टेम्परेचर पे। तो ऑब्वियसली हमने क्या बात की थी कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये जो 40-50 डिग्री की जो हवा है, ये इससे हीट ट्रांसफर होगी, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेट्स से 30 डिग्री, 25 डिग्री जो भी हुआ, और जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कूलेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ज्यादातर, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन दी एक्चुअली द कूलेंट, बट लेट्स से वो लिक्विड फॉर्म में था, हीट आई उसमें। जैसे आप पानी को गर्म करो, वो लिक्विड से गैस में बनने लग जाता है, राइट, उसकी भाप निकलने लग जाती है। तो वैसे ये जो कूलेंट है वो आपका लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, वो गैस बन के एक और लाइक एक कंप्रेसर होता है, ये उसके थ्रू जाएगा। कंप्रेसर जो है उसको वो और कंप्रेस कर देगा, बेसिकली उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर दोनों बढ़ा देगा। तो वो जो अब जो ये जो गैस है, जो कूलेंट था जो 0 to 5 डिग्री पे, वो बहुत ऊपर उसका टेम्परेचर चलेगा, लेट्स से आपका 30-40 या जहां पे भी चला गया, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब आपने जो स्प्लिट एसी देखा है ये सब आपका इंडोर यूनिट में हो रहा है, ठीक है, जो कमरे के अंदर जो यूनिट लगा है वहां पे। अब यहां से जो फ्लूइड है वो जाएगा कहाँ, आउटडोर यूनिट पे आपका। आउटडोर यूनिट से जाएगा कैसे, बेसिकली मतलब जाएगा कैसे कि इंडोर यूनिट में आपका गर्म हो गया जो फ्लूइड है, अब वो आउटडोर यूनिट पे गया, वहां पे आपके फैंस, मतलब एक सिस्टम होता है, ट्यूब्स होती है, ऐसे जिगजैग टाइप की ट्यूब्स होंगी आपकी ऑल अराउंड, एंड देन वहां पे एक आपका फैन लगा होता है, राइट, आउटडोर यूनिट में, जो एसेंशियली जो हवा है उसको इस ट्यूब पे फेंकेगा, ठीक है। अब क्या है कि जो अब हवा है उसका टेम्परेचर तो आपका वही है, वो 30-40 जो हमने बोला था, बट इस जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो अब बढ़ के वो 50-60 जा चुका है, ज्यादा हो चुका है। अब हीट ट्रांसफर किससे होगी, हवा से, सॉरी ये कूलेंट से हवा में, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अब कूलेंट है, तो अब कूलेंट जो है वो थोड़ा वो कूल डाउन हो जाता है। अब वो कूल डाउन होके एक इवेपोरेटर वाल्व में, ऐसा एक्सपेंशन वाल्व सॉरी उसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू जाता है, और वो बेसिकली जो है उसको फर्दर एक्सपैंड कर देता है। अब जैसी कोई चीज एक्सपैंड होती है उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी आपकी लाइक मतलब शिफ्ट होगी, कन्वर्ट होगी, ऐसे मान लो, ठीक है। तो एसेंशियली हुआ क्या, ये जो प्रोसेस है आपका स्टार्ट किससे हुआ कि आपके कूलेंट, जो आपकी रूम की एयर है उसने कूलेंट में उसने कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ाया, कूलेंट का टेम्परेचर कंप्रेसर ने फर्दर बढ़ाया, वो बाहर गया, उसने बाहर की हवा का टेम्परेचर बढ़ा दिया ज्यादा, एंड अपना टेम्परेचर कम कर लिया, एंड फिर एक एक्सपेंशन वॉल से फिर से वो 0 to 5 डिग्री पे आ गया, एंड देन रूम में एयर में सप्लाई होगी। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है आपका क्या कहते हैं ये एसी की वर्किंग का, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमने जो सिस्टम्स के बारे में बात की, सबसे पहले जो कमरे के अंदर है, जो कंडेंसर कॉइल उसको बोलेंगे बेसिक, सॉरी उसको इवेपोरेटर कॉइल बोलेंगे बेसिकली, और वो जो पूरा सिस्टम है उसको इवेपोरेटर सिस्टम बोलते हैं, कॉपर ट्यूब से बना होता है। ये मतलब एल्यूमिनियम से आई थिंक सिर्फ आउटडोर यूनिट वाला बनता है, नॉट श्योर, बट कॉपर या एल्यूमिनियम से जो ये है ये बनता है, एंड देन दिस इज कॉल्ड इवेपोरेटर कॉइल्स या इवेपोरेटर सिस्टम अगर पूरे की बात कर लो तो। केआरएन हीट एक्सचेंजर ये बनाता है, जब वो बाहर गया, जब जहां से वो कूल हुआ आपका कूलेंट वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने आया, वो है आपका कंडेंसर यूनिट, क्योंकि वहां से गैसियस से लिक्विड में कंडेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसे कंडेंसर यूनिट बोलेंगे। तो ये वो भी बनाते हैं, वो भी अगेन कॉपर एल्यूमिनियम दोनों से बन सकता है। अब यहाँ पे जो कंडेंसर है ना, तो बेसिकली ये दोनों जो चीजें हैं वो ये बनाते हैं। हाउएवर यहाँ पे जो एक नोटेबल जो चीज़ है कि देखो, जब हम रूम एसी, रूम एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रेंज में नहीं जाता, 30-40 डिग्री पे जाता है। यही चीज़ अगर आप कोई फर्नेस में ले जाओ या फिर बॉयलर वगैरह में ले जाओ, ऐसी बड़ी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में ले जाओ, तो यही टेम्परेचर 35-40 नहीं रहेगा, 1000 डिग्री तक जा सकता है, राइट। तो एसेंशियली वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे जो आप काइंड ऑफ जो कंडेंसर यूज कर रहे हो, जो आउटडोर यूनिट आप एसी में, रूम एसी में यूज करते हो, वो वहाँ पे नहीं करोगे। वहाँ पे एक दूसरे टाइप का कंडेंसर यूज हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर यूज हो जाएगा, जिसको कहेंगे ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। जो ये वाले जो एसी वाले होते हैं, इनको आप फिन टाइप हीट एक्सचेंजर बोल सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियली ये लोग ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर एंड फिन टाइप हीट एक्सचेंजर है, ये दोनों चीजें बनाते हैं। एसेंशियली इनका ये काम है, दैट्स व्हाई केआरएन हीट एक्सचेंजर इनका नाम है। एंड तभी मैंने वो बताया कि जो हीट है, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, एसेंशियली ये। तो ये इनका ये बिजनेस मॉडल है, ये लोग ये चीजें बनाते हैं। अब इनका एप्लीकेशन कहाँ जाता है, आपका रेजिडेंशियल एसी में जाता है, और जो आपकी कार्स वगैरह उनमें जाएगा, वाटर कूलर्स, रेलवे में जाएगा, डेटा सेंटर में जाएगा, यहाँ सब जाता है, ठीक है। ओ डेटा सेंटर, बाय द वे, बड़ा वर्ड। तो देर आर तो एसेंशियली ये इनका प्रोडक्ट है। करंट यूटिलाइजेशन इनकी 85-95% है, एंड एक्सपोर्ट्स इनका 20% कंट्रीब्यूट करता है। एंड एक्सपोर्ट इनका एक मेजर फोकस एरिया भी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, इसमें डिटेल में कौन कौन में बात करेंगे, ठीक है। दे आर एडिंग न्यू टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। तो अभी जो फिन बेस्ड हीट एक्सचेंजर है वो आपके यूज हो जाएंगे रिटेल एसी में। हालांकि ये रिटेल के लिए सप्लाई नहीं करते, कमर्शियल यूनिट्स के लिए, जैसे आपका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनका जो HVAC सिस्टम होगा, या आपके होटल्स वगैरह का सिस्टम, उनके लिए सप्लाई करेंगे। ऑटो मतलब कार्स वगैरह के लिए करेंगे, हल्का बहुत इंडस्ट्रियल के लिए भी करेंगे। देन जो ट्यूब टाइप है वो आ जाएगा आपका बॉयलर्स, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, मतलब हैवी ड्यूटी चीज़ों में। उसके अलावा जो ये दो चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं वो है बार एंड प्लेट एक्सचेंजर, जो आपका एरोस्पेस में यूज आएगा, हैवी इक्विपमेंट में, परफॉर्मेंस रेसिंग में, मोटर स्पोर्ट्स वगैरह बेसिकली। एंड जो फोर्थ है वो ऑयल कूलिंग यूनिट है, जो आपका हैवी ड्यूटी मशीन्स में, पावर प्लांट में, विंड टरबाइन में, इन सब में यूज होगा, ठीक है। एंड एसेंशियली ये जो दोनों चीज़ें हैं, बार एंड प्लेट एक्सचेंजर एंड ऑयल कूलिंग यूनिट, ये अभी इनका, जैसे मैंने बोला, नए प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए इनको परमिशन लेनी अभी बाकी है। मतलब परमिशन कह दिया, अप्रूवल लेना जो कस्टमर से वो बाकी है। एक दो के लिए ये कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, एंड देन मतलब ये हायर मार्जिन भी ये कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। इनका जो रेवेन्यू है वो मोस्टली इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल, जैसे मैंने बोला, 90% रेवेन्यू वहीं से आएगा, ठीक है। अब Q2 की, अब ये तो हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया कि ये कहाँ पे आते हैं HVAC में सेगमेंट में। अब हम Q2 की कॉन कॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दे हैव साइंड बेसिकली एक 1000 करोड़ का MOU साइन किया था राजस्थान से। अब देखो, ये बड़े बड़े फिगर्स सुन के सब लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ कर दिया, 2000, 5000 करोड़। अरे उसका मीनिंग क्या है ये तो समझो। उसका मीनिंग ये है यार कि 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है जो उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ साइन किया, दैट मीन्स कि दे विल इन्वेस्ट, केआरएन हीट एक्सचेंजर खुद से इन्वेस्ट करेंगे 1000 करोड़ विद इन दी नेक्स्ट 5 years। एंड वो जो क्या कहते हैं 300 करोड़ जो समथिंग है, वो जो ये करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, 85-90% इनकी यूटिलाइजेशन है, उस पर 6x जो कैपेसिटी वो बना रहे हैं, उसके लिए 300 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट ये कर रहे हैं। एंड मतलब ये अप्रैल तक तो सारा इन्वेस्ट हो भी जाएगा प्रॉबेबली, राइट। तो इसके अलावा जो 700 करोड़ का प्लान है वो हमें कुछ 1-2 क्वार्टर्स में भी पता चलेगा, ठीक है। देर इज़ अ न्यू प्रोडक्शन जो ये स्टार्ट करेंगे, बेसिकली वो जो 6x कैपेसिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इट विल स्टार्ट इन अप्रैल, एंड देन प्रोटोटाइपिंग वगैरह होगी, एंड बाय लाइक Q2 ऑफ 25, Q2 ऑफ 26 सॉरी, इनका मास प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है।
they are going to achieve in the next 3 years full utilization of the 6x capacity management guidance है, and then improved margin as well, क्योंकि export पे focus है. दूसरा ये solar से power करेंगे उस plant को. And देखो बहुत सारी companies ऐसी हैं जो अपना जो power usage है उसको shift कर रहे हैं solar की तरफ, and then margin में expansion आ रहा है. And इसको view कैसे करना है? आपको इसको temporary view नहीं लेना है. It's that कि पूरी जो कंपनीज कर रही हैं उनका जो परमानेंट मार्जिन एक्सपेंशन ये हुआ है ना, ऑब्वियसली मतलब आपने सोलर प्लांट अपने इंडोर लगा लिया तो आपकी जो कैपेसिटी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, राइट? तो मतलब ये तो थ्रू आउट ही रहेगा. तो मार्जिन एसेंशियली बढ़ चुके हैं. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, राइट? इसको ऐसे मत समझो कि ये वन टाइम थिंग है यार, ये तो ऐसी मतलब खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो सोलर पावर जो है आपको कम यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बट हाँ उसके ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, बट हाँ दैट्स व्हाट इट इज. अब बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि देखो 6x कैपेसिटी फुली यूटिलाइज कर लेंगे तो 6x आप रेवेन्यूज भी मान लो, अगर इनका प्रोडक्ट प्रो मिक्स वगैरह सेम रहता है, ऊपर नीचे करके 6-7x रेवेन्यू इनका मान लो, ठीक है? तो ये वो कह रहे हैं कि हम इतना रेवेन्यू अगले 3 साल में कर देंगे. दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर. जब भी मैनेजमेंट कुछ गाइड करती है ना इतने बड़े रेवेन्यूज के लिए, ऑलवेज बी स्केप्टिकल होना इस चीज के. एंड मतलब इट जस्ट डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, यू हैव टू ट्रैक इट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल ईपैक ड्यूरेबल में ऐसा हुआ था अभी, तो दे हैड गाइडेड फॉर सम 8500 करोड़ रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 5 years एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच सीम्स लाइक अभी 1500 करोड़ रेवेन्यू कर रहे हैं, 8500 करोड़ तक जाएंगे. FY24 में था 1500, तो वहां तक जाएंगे, विच इज लाइक अ वेरी गुड जंप, राइट? बट अभी क्या हुआ, क्वार्टर 3 में आके उन्होंने अपना जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 30% समथिंग से बढ़ाया. मतलब हॉरिबल विद रिस्पेक्ट टू द गाइडेंस दैट दे हैव गिवन. मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज डोंट सी इट एज अ रिकमेंडेशन, प्योरली एजुकेशनल बेसिस के लिए ये. बट हाँ, एसेंशियली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, जब भी कोई कंपनी कोई रेवेन्यू गाइडेंस दे उसको यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है? जो डेटा सेंटर है वहां पे भी ये सप्लाई करते हैं. बैक टू द टॉपिक, जो KRN हीट एक्सचेंजर्स हैं वो डेटा सेंटर्स को भी सप्लाई करते हैं. 7% ऑफ इनका रेवेन्यू बनता है. स्नाइडर इलेक्ट्रिक इनका मेन यहाँ पे क्लाइंट है, एंड अच्छा रैंप अप भी उनके साथ चल रहा है, अच्छी ग्रोथ इनको यहाँ दिख रही है. इसके अलावा भी 1-2 क्लाइंट्स है बट नेम नहीं इन्होंने डिस्क्लोज किए. दे एसेंशली हैव कस्टमर्स एक्सपोर्ट्स के, डेटा सेंटर के, मतलब हर जगह से इनके कस्टमर्स. देर सेइंग कि हमारे पास काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लाइक 100-200 क्लाइंट्स हमारे पास हैं पाइपलाइन में. बट द ओनली थिंग इज कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करने के, हेंस हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. एसेंशली दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद द कंपनी, एंड हेंस द 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है? जो हमने बार एंड प्लेट के बारे में तो बात कर लिया कि वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए यूज, बेसिकली उसका यूसेज जो ये लोग देख रहे हैं. हमने तो पहले जनरल एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, जो ये लोग यूज देख रहे हैं उसका, वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवेज एंड देन हैवी मूवर्स मशीनरी, ठीक है? एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली जो एक्सपोर्ट पार्ट अभी कर रहे हैं वो ये हीट पंप्स के लिए कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स वहाँ पे यूज होते हैं, उनमें HVAC आपका चलता है, उसके अंदर ये यूज होता है इनका सिस्टम, ठीक है? फॉर न्यू फैसिलिटी जो यूटिलाइजेशन है, देखो अब जब ईपैक का आया था उसका जो मेजर जो भी ड्रॉबैक था, जो मैंने बताया था, जो मेरे अकॉर्डिंग था, नो रिकमेंडेशंस है, वो ये था कि उन्होंने कैपेसिटी तो बढ़ा ली लेकिन उसके यूटिलाइजेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड फॉर दैट टाइम फ्रेम थोड़ा सा मार्जिन में हिट आएगा ही आएगा, राइट? क्योंकि आपके एम्प्लॉय बढ़ गए, आपका बिजली का खर्चा बढ़ गया, एवरीथिंग हैज इंक्रीज, लेकिन आपके जो कस्टमर है वो आपको अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं उस कैपेसिटी के लिए, तो आपके कॉस्ट ही बढ़ रहा है एसेंशियली. बट इवेंचुअली इन फ्यूचर मतलब दे विल बी लाइक मतलब दे विल गेट दी ऑर्डर्स होपफुली एंड गेट एवरीथिंग बैक ऑन ट्रैक. बट इन द मीन वाइल इनके जो मार्जिन है वो टेक अ हिट करेंगे ही करेंगे. अब KRN हीट एक्सचेंजर्स का क्या है, उन्होंने बोला है कि जो फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट दे हैव विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको रैंप अप करने में इतना डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोटोटाइपिंग वगैरह ये ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से उनके साथ. तो जैसे ही लाइव होगी कैपेसिटी, वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ यूटिलाइजेशन तो आएगी ही इनके पास, ठीक है? जो न्यू प्रोडक्ट्स है उनके लिए, मतलब या न्यू क्लाइंट्स है, न्यू प्रोडक्ट्स है, उनके लिए Q2 तक का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने बोला है कि मास प्रोडक्शन Q2 से ही मानो, ठीक है? एंड आप थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे मानो तो उसको 1 क्वार्टर और आगे बढ़ा लो, राइट? तो जस्ट फॉर अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में बिलीव करता हूँ. तो दैट इज ऑल. इसके अलावा इनका ना काफी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, जो एक रिस्क की बात है वो है डाइकिन से इनका 25-30% रेवेन्यू आता है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक से 15% आता है, टॉप 3 इनका 50% रेवेन्यू बनाते हैं, ठीक है?
डाइकिन से बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि जो डाइकिन है, जो कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, उसको हम अवॉइड कैसे कर रहे हैं। द रीजन इज कि वो एक प्रोडक्ट नहीं उन्हें दे रहे हैं कि कल को डाइकिन उसे इन हाउस मैन्युफैक्चर करने लग जाए तो खत्म हो जाए इनका काम। हंड्रेड्स ऑफ लाइन आइटम्स ये उनको दे रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी। एंड दे डू जो डाइकिन है, कोई भी जो भी मतलब इन हाउस जो कैपेसिटी बिल्ड करने की बात हो रही थी इस पूरी सेगमेंट में, वो रूम क्या कहते हैं एयर कंडीशनिंग की है, नॉट फॉर कमर्शियल, जिस सेगमेंट में ये लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो हाँ, दैट इज देयर एंड दे आर फॉर एक्सपोर्ट्स, दे आर ओनली टारगेटिंग यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएई। तो ये था इनका Q1 Q2 का कॉन कॉल। अब हम Q3 के कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे। नाउ बेसिकली जो यार ये जो भी हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, इनमें जो फिन टाइप हो गए, ट्यूब टाइप हो गया, ऑब्वियसली यू आर एक्सपोजिंग इट टू एयर एंड एवरीथिंग। इंडस्ट्रियल यूजेस में तो और भी लाइक बुरे कंडीशंस के थ्रू आप एक्सपोज करा रहे हो, तो यू हैव टू हैव लाइक सर्टन काइंड ऑफ कोटिंग्स इन पे, जिसके कारण आप इनकी करोशन बचा सको। एंड वो जो नैनो कोटिंग है, ये लोग उसको शुरू करके लाइक थोड़ा सा मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में 116% हुई थी, जैसा मैनेजमेंट ने बोला, जैसा कॉन कॉल में था। बट इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपकी देखो सेल्स तो 70% से बढ़ी, वॉल्यूम आपका कितना 116% से बढ़ा, तो यहाँ वैल्यू डी ग्रोथ है। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दी कॉन कॉल ओनली, ठीक है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम होगी कॉल तो ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगा। देन नेक्स्ट क्वार्टर इनका है कि ये Q3 में 5 टू जो Q4 है वहां पे Q3 से 5 to 10% इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पीक यूटिलाइजेशन पे अब जो भी ये कंपनीज होती है उनमें होता ही ये सीन है कि यार ऑर्डर्स हैं, सब है, बट वो पीक यूटिलाइजेशन नहीं आ रही है। मतलब वो जो यूटिलाइजेशन है वो पीक हिट हो चुकी है, उसके आगे रेवेन्यू कैसे बढ़ाओ? आपने जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे एक प्लांट से आपने कर लिया, उससे आगे कैसे उसको बढ़ाएं, राइट? तो दैट इज द सीन। फर्दर इन्वेस्टमेंट जो था जो 700 करोड़ की एमओयू के कारण है, वो 3-4 मंथ्स या अगले 1-2 क्वार्टर में हमें आइडिया लगेगा। इसके अलावा जो हाँ, अब मेजर चीज यहाँ पे ये कि देखो जो एक्सपोर्ट्स हैं, राइट, एक्सपोर्ट्स अभी 20% रेवेन्यू बना रहे हैं। ये कह रहे हैं जो हम 5-6x रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे उसमें वो 50% तक का हिस्सा उसका होएगा। तो 50% एक्सपोर्ट हो जाएगा, 50% डोमेस्टिक हो गया। एंड एक्सपोर्ट्स यूजुअली आर ऑन द हायर साइड ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। हाँ, तो आई दैट्स ऑल ओवर हियर। अब थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन एक्सरसाइज आपको करना है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ एसेंशली कि आप भी पेन और पेंसिल मतलब पेन और पेपर लेके बैठ सकते हो। देखो सीधी सी बात है, इनका अभी जो एक्सपेंशन है वो 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। इनका करंटली जो रेवेन्यू है वो इनका 100% यूटिलाइजेशन से एक क्वार्टर में लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास आ रहा है, लगभग 100 करोड़ के। तो जब इनका ये 6x हो जाएगा कैपेसिटी, फुली यूटिलाइजेशन है विद इन 3 years, तो ये 100 करोड़ का क्या बन जाएगा? 6 times बन जाएगा, 600 करोड़। ये लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर का है। 4 क्वार्टर्स में कितना हो गया? 2400 करोड़। मान लो 2500 करोड़, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ नंबर्स, 2000 करोड़ भी आप मान सकते हो फॉर अ कंजर्वेटिव सिनेरियो, ठीक है। बट 2500 करोड़ आप इसका रेवेन्यू मान लो। अब इनका पैट मार्जिन अभी 11% है। एक्सपोर्ट्स का मैंने यूजुअली जहां तक देखा है प्लस लाइक 2 परसेंटेज पॉइंट्स के आसपास होता है इनका। लेट्स सी, मतलब ये बहुत ही ऐसे मैंने वेग सा वो बोला है, बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं ये कह रहा हूँ 13% इनका पैट मार्जिन ले लो। पैट मार्जिन इज लेट्स से 13%। तो अब आप इसका पैट कैलकुलेट करो, ठीक है, इसका पैट क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे लाइक अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, तो मैं पैट मार्जिन 10% ले रहा हूँ इनका। तो अगर 10% मैंने पैट मार्जिन ले लिया तो 250 करोड़ का इनका पैट आ गया। करंट पी इज 120। देखो पी जब भी आप असाइन कर रहे हो, आप ऑब्वियसली ग्रोथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स की अगर ग्रोथ है कंपनी में तभी बढ़िया है, वरना मतलब नहीं है, राइट। तो ग्रोथ जो है कंपनी में वो है, इसके कारण या दिख रही है, विजिबिलिटी है, दैट्स व्हाई देयर इज अ 120 पी साइन जो बहुत ही हायर साइड पे है, राइट। तो अब इतने जब 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगी, इसके बाद कितनी ग्रोथ होगी उसका आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं एक उन्हें 40-50 की पीई देना चाहता हूँ। तो लेट से हमने उनको क्या कहते हैं 50 की पीई दे दी। 250 करोड़ पे 50 की पी, अगेन ये इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, बट जस्ट लाइक 80-20 अप्रोच में यहाँ पे लगा रहा हूँ। 50 की पी, 250 करोड़ का पैट, तो इनका लगभग कितना हो गया? 12,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो गया। पैट और पी को मल्टीप्लाई कर तो मार्केट कैप आ जाएगा। करंट मार्केट कैप कितना था इनका? 6,000 करोड़।
तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट ने जो गाइड किया कि वो 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन फुली यूटिलाइज कर ले, तो आज से मतलब अप्रैल से जब से भी वो 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, दे कैन सी अगर उनको तब भी 50 पी मिले, विच इज मतलब 50 पी मिलना भी लाइक देयर हैज टू बी बैकिंग बिहाइंड इट। अगर उनको 50 पी मिले तो उनका जो रेवेन्यू होगा, जो उनका मार्केट कैप होगा 12,500 करोड़ होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली लाइक डबल यहाँ से मान लो। बट उनको अपना ये जो पूरा कैपेसिटी है यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड मार्जिन जो है विद इन 3 years वो 13%, वो बड़े ही, वो कम ना हो, ठीक है। तो ये एसेंशियली ये इनका पूरा सिनेरियो। देखो होता क्या है, हाई पी स्टॉक्स में देर इज ऑलवेज अ रिस्क, राइट। द रिस्क इज कि अभी हमने बेस्ट केस सिनेरियो माना है, ठीक है। लेट्स से इनका जो करंट पी है, लेट्स से वो 60 होता, अभी 120 है, लेट्स से इनका करंट पी होता 60, ठीक है। अब 60 अगर इनका पी होता तो इसका मतलब है करंट मार्केट कैप कितना होता, हाफ होता, क्योंकि अभी 120 पी है, तो 3000 करोड़ इनका मार्केट कैप होता। अब 3000 करोड़ से आप कंपेयर करो 12,500 करोड़, तो कितना 4x टाइप का इंक्रीज। तो 3 years में 4x इंक्रीज ऑन द बेस्ट केस सिनेरियो वर्सेस 3x में 2x इंक्रीज ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, राइट। तो हाँ, तो एसेंशियली दैट इज द केस। आई थिंक इतना ही मेरे को करना था इसके ऊपर। प्लीज इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना यार, अपनी कैलकुलेशन करो। आपको कुछ मार्जिन में लग रहा है या कोई और कैलकुलेशन में लग रहा है कि नहीं यार मैं यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। बट प्लीज डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन, ठीक है। इट इज नॉट मेंट टू बी, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। And yeah, that's all. So thank you. Looking forward to tracking it in next quarter as well.